हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पे। अब अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये बैलेंस शीट एक बार दिखाई है, एक बार पहले भी समझाई है ये वाली बैलेंस शीट के बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आता है आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब ऐसा इनकम जो अभी हमको मिलना बाकी है। इनकम इज येट टू बी रिसीव्ड बाय अस, मतलब ऐसा कोई काम जो हम लोगों ने किया है लेकिन उस काम के हमको पैसे मिलना बाकी है, तो उसको आउटस्टैंडिंग इनकम बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है गोडाउन रेंट रिसीवेबल, मतलब हमारा कोई गोडाउन होगा जो हमने रेंट पे दिया होगा, उसका 1 महीना या 1 साल कंप्लीट हो गया है और गोडाउन हमारा है, हमने किसी को रेंट पे दिया, उसका 1 महीना या 1 साल कंप्लीट हो गया और अभी हमको रेंट मिलना बाकी है, तो इसको आउटस्टैंडिंग इनकम बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम या अक्रूड इनकम बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम या अक्रूड इनकम एक ही बात है। तो ये हमारे लिए एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि ये पैसा हमको मिलना बाकी है। ओके, इसका ऑपोजिट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अक्रूड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अक्रूड एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस, ऐसी कोई सर्विस, ऐसा कोई बेनिफिट जो हमको मिला है लेकिन उसके बदले में हमको अभी तक पैसे पे करना बाकी है। तो कोई बेनिफिट या सर्विस हमको मिला, उसका पैसा हमको पे करना बाकी है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब समझो कोई अकाउंटेंट है या मैनेजर है जिसने हमारे ऑफिस में काम किया है और अभी हमको उसकी सैलरी पे करना बाकी है। फिर थर्ड नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो आने वाले साल का एक्सपेंस है और हमने इसी साल में पे कर दिया। एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर पेड ड्यूरिंग करंट ईयर। तो इसका एग्जांपल लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब आने वाले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने इसी साल में पे कर दिया। फिर फोर्थ नंबर लिखा है मैंने प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम को अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। प्री रिसीव्ड इनकम या अनअर्न्ड इनकम एक ही बात है। तो प्री रिसीव्ड इनकम मतलब आने वाले साल की इनकम जो हमको इसी साल में मिल गई, तो ये हमारी एक तरीके से लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि एक हमारा, हमने किसी अपने फ्रेंड को लोन दिया है, अगर हमने किसी अपने फ्रेंड को लोन दिया है 2 लाख रुपीज और उस पर हर साल हमको 20,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो पहले साल का 20,000 भी हमको मिल गया है, दूसरे साल का 20,000 भी मिल गया है। तो जो पहले साल का 20,000 मिल गया है वो हमारी इनकम है, लेकिन जो दूसरे साल का 20,000 हमको मिल गया है वो हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि दूसरे साल का इंटरेस्ट हमको दूसरे साल में ही मिलना चाहिए था, पहले साल में नहीं मिलना चाहिए था। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट अगर हमको फर्स्ट ईयर में मिल जाए तो हमारी लायबिलिटी होती है। तो ये इस तरीके से 4 टॉपिक्स मैंने आपको कराए। अब इनके यू कैन से जर्नल एंट्री, यू कैन से इनका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट होगा, वो सब मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। बहुत टिपिकल है, बहुत टिपिकल है। ये 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के, उसके बाद ही ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे एक नाम लिख देता हूं मैं, और क्या सबसे इंपॉर्टेंट आता है लायबिलिटी साइड पे, कैपिटल। अब लायबिलिटी साइड पे जो कैपिटल आता है, मैं कैपिटल के अंदर 3-4 बातें आपको बताऊं। लायबिलिटी साइड पे जो कैपिटल आता है उसमें क्या क्या प्लस होता है और क्या क्या माइनस होता है, वो मैं बता दूं। तो लायबिलिटी साइड पे आता है कैपिटल। कैपिटल में क्या क्या प्लस होता है? कैपिटल में अगर कभी एडिशनल कैपिटल है, अगर कभी ओनर एडिशनल कैपिटल लेके आया तो वो प्लस होता है। कैपिटल में एडिशनल कैपिटल प्लस होता है। और क्या प्लस होता है? कोई भी प्रॉफिट ऑफ बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट हो वो प्लस होता है। प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं। बिजनेस का कोई भी प्रॉफिट हो वो प्लस होता है। यहां से लेकर नया एक्सप्लेनेशन शुरू हो गया। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव मैंने बता दिया, यहां से लेकर मैं नया पोर्शन बता रहा हूं। कैपिटल में क्या क्या प्लस होता है? एडिशनल कैपिटल प्लस होता है, प्रॉफिट या गेन प्लस होता है। माइनस क्या होता है कैपिटल में से? कैपिटल में से ड्रॉइंग्स माइनस होता है। और क्या माइनस होता है? कोई भी अगर लॉस हो तो वो कैपिटल में से माइनस होता है। और क्या माइनस होता है? कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी एक्सपेंस हो वो कैपिटल में से माइनस होता है। तो प्रॉफिट या गेन प्लस होता है, लॉस माइनस होता है। कोई भी इनकम हो, कोई भी इनकम हो वो कैपिटल में प्लस होता है,
और कोई भी एक्सपेंस हो वो कैपिटल में से माइनस होता है। तो ये कैपिटल का फॉर्मेट है। कैपिटल के अंदर ये जो कैपिटल है, स्टार्टिंग में जो कैपिटल है, इसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। अब मैं अमाउंट्स के साथ बताऊंगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा, मैं इमेजिनरी अमाउंट्स बता रहा हूँ। ये जो भी सारी अमाउंट्स है ये इमेजिनरी या अज्यूम की हुई अमाउंट्स है, ये इमेजिनरी अमाउंट्स है। सपोज करो हमारा ओपनिंग कैपिटल है 70,000, सपोज करो एडिशनल कैपिटल है 20,000, सपोज करो कोई भी एक प्रॉफिट हुआ हमको 2,000 और हमारी इनकम हुई 14,000। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले ये, ठीक है, पहले लेस वाली अमाउंट्स भी लिख देते हैं, फिर मैं प्लस माइनस करने सिखाता हूँ कि किस तरीके से कैपिटल को प्लस माइनस करते हैं, वो भी सिखा देता हूँ। तो क्या अमाउंट्स के साथ लिखूंगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा। अब ड्राइंग्स मान लो, ड्राइंग्स है 15,000। अब लॉस मान लो कोई भी एक लॉस है 1,000 और एक्सपेंसेस में मान लो कोई एक एक्सपेंस है 6,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस किस तरीके से करते हैं वो दिखाता हूं कि कैपिटल की अमाउंट्स को प्लस माइनस कैसे करते हैं। तो जिंदगी भर इसी तरीके से करते हैं, सुनना ध्यान से। पहले इस 70,000 में आप लोगों को कैलसी अलाउड नहीं है, ध्यान देना। पहले इस 70,000 में ये 20,000 प्लस करेंगे, तो 70 प्लस 20 90, 90 में ये 2,000 प्लस करेंगे, 90 प्लस 2 92, 92 में ये 14,000 प्लस करेंगे। अब 92 प्लस 14 ये होता है 106, मतलब 1,06,000। तो इन चारों अमाउंट को प्लस करके 1,06,000 आएगा। अब अगर नीचे स्क्रीन पे, एकदम नीचे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे राइट कॉर्नर में देखोगे तो सम लिखा हुआ है, सम 106,000, 1,06,000, मतलब इन चारों नंबर्स का टोटल 1,06,000 है। तो 1,06,000, 1,06,000 ये चारों नंबर का टोटल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 15,000 और 1,000 और 6,000 ये तीनों इस 1,06,000 में से माइनस करेंगे। 1,06,000 माइनस 15 माइनस 1 माइनस 6। ठीक है, तो 1,06,000 में से ये तीनों अमाउंट हमको माइनस करनी है। तो 15 प्लस 1 होता है 16, 16 माइनस 15 प्लस 1 होता है 16, 16 प्लस 6 होता है 22,000। तो हम 1,06,000 में से इन तीनों का जो टोटल आएगा 22,000 वो माइनस कर देंगे। अब ये देखो मैंने ये तीनों सिलेक्ट किए, 15 और 1 और 6। अब एकदम नीचे राइट कॉर्नर में देखोगे ना मेरी स्क्रीन पे, तो सम इक्वल टू 22,000 दिखेगा, मतलब इन तीनों नंबर्स का टोटल 22,000 है। अब 1,06,000 में दे ये 22,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 1,06,000 माइनस 22,000, तो ये आता है 84,000। कितना, 84,000। ये 84,000 रुपीज हमारा, ये जो 84,000 रुपीज अमाउंट आई, इस 84,000 रुपीज को बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। इस 84,000 रुपीज को बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ऐसा कहीं पे लिखना नहीं है आपको क्लोजिंग कैपिटल, ऐसा स्पेलिंग नहीं लिखनी है क्लोजिंग कैपिटल की, बट आपको दिमाग में बिठाना है कि ये जो 84,000 आया ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। अच्छा, और मैं बातें बताऊं क्योंकि आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, ये जो कॉलम है 70,000, 20,000, 2,000, 14,000, इस कॉलम को इनर कॉलम ऑफ अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर कॉलम। और ये जो कॉलम है जिसमें हमने 84,000 लिखा क्लोजिंग कैपिटल, इस कॉलम को आउटर कॉलम बोलते हैं। तो जब भी कोई भी टीचर, मैं या कोई भी दूसरा अकाउंट्स का टीचर आपको ऐसे बोल रहे हैं कि इनर कॉलम में अमाउंट लिखो, इनर कॉलम में अमाउंट लिखो, मतलब जहां पे जो येलो बैकग्राउंड है उसको इनर कॉलम बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं ये सारी बातें, ये एग्जाम में नॉर्मली लिखते नहीं है। ये इसको इनर कॉलम बोलते हैं, और जो ब्लू बैकग्राउंड है उसको आउटर कॉलम बोलते हैं। इनर कॉलम और आउटर कॉलम। तो जब भी कोई भी टीचर आपको बोल रही है कि बेटा इनर कॉलम में अमाउंट लिखो, तो जो ये लायबिलिटीज वाला कॉलम है उसमें अमाउंट लिखो, और आउटर कॉलम में अगर अमाउंट लिखो तो आउटर कॉलम मतलब जहां पे अमाउंट रुपीज लिखा हुआ है, ये आउटर कॉलम है जो ब्लू बैकग्राउंड है। ठीक है, तो ऐसा कलर वलर आपको करना नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए, दूर से आपको दिखे इसलिए मैंने ऐसा कलर किया है। जो येलो बैकग्राउंड है वो इनर कॉलम है, जो ब्लू बैकग्राउंड है वो आउटर कॉलम है।
ठीक है, तो मैंने आपको कैपिटल के बारे में भी समझा दिया, ओपनिंग कैपिटल कौन सा होता है, क्लोजिंग कैपिटल कौन सा होता है, कैपिटल में क्या क्या प्लस होता है, कैपिटल में क्या क्या माइनस होता है, वो भी सब बता दिया। क्यों बताया वो सब इस क्वेश्चन में काम आएगा, आज वाले टॉपिक में ये सब हमको बहुत काम आएगा। अब मैं 4-5 ट्रांजेक्शंस बना लूंगा खुद के, एक क्वेश्चन बना लूंगा मैं खुद का, इसमें 4-5 ट्रांजेक्शंस मैं लिख दूंगा, ठीक है, और ऊपर मैं हेडिंग लिख देता हूं, एक्सप्लेन द effect, explain the effect of the following transactions on the accounting equation, ऐसा क्वेश्चन आता है आपको। explain the effects of the following transactions on the accounting equation। अब ट्रांजेक्शन नंबर 1, ओनर मिस्टर एक्स स्टार्टेड को कमेंस्ड भी बोलते हैं, स्टार्टेड या कमेंस्ड एक ही बात होती है, कमेंस्ड अ न्यू बिजनेस with cash rupees 2 lakh। यहां थोड़ा इजी कर दे, ओनर मिस्टर एक्स commenced a new business with cash rupees 80,000। चलो, फिर ये स्टार्टेड बिजनेस हो गया। अब ये ट्रांजेक्शन नंबर 1 हो जाने के बाद जो ये 4 ट्रांजेक्शंस थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, ये चारों ट्रांजेक्शंस मैं एक एक करके पहले क्वेश्चन में लिखूंगा, फिर धीरे धीरे इनके इफेक्ट्स बताऊंगा कि डेबिट क्रेडिट सबके 2-2 इफेक्ट्स क्या होते हैं, सुनते रहना। हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट करना कंपलसरी है, ऑब्वियसली, एक डेबिट एक क्रेडिट। अब सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से शुरू करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज रुपीज, ये अभी तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज रुपीज 2000। मतलब हमारा 1 साल पूरा हो गया, और जब हमारा साल पूरा हुआ उस दिन हमको सैलरी 2000 रुपीज पे करना बाकी था, जिस दिन हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेएबल। अब हम लोग आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम पे। तो जैसे मैंने आपको बताया, आउटस्टैंडिंग गोडाउन रेंट रिसीवेबल, या सिंपल भाषा में आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल इज रुपीज 7,000 या 7,500। आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल इज रुपीज 7,500। तो पहला वाला है आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और दूसरा वाला है आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लायबिलिटी साइड पे आ जाते हैं, प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम में मैंने आपको इंटरेस्ट लिखाया था, तो प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट इज रुपीज 20,000। प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट इज रुपीज 20,000। इसको अनअर्न्ड इंटरेस्ट भी बोलते हैं, अनअर्न्ड इंटरेस्ट भी एक ही बात है, ठीक है। और ये हमारे लिए प्री रिसीव्ड इनकम है, ये हमारे लिए प्री रिसीव्ड इनकम है। चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट के बाद एसेट साइड पे आ जाते हैं। एसेट साइड पे था एक प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये वाला प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज रुपीज 8,500। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज रुपीज 8,500। ये हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस होता है, ये हमारा एसेट होता है।
तो अभी तक तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा था, ये 5 ट्रांजेक्शन जो लिखी मैंने, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, यहां से लेकर, ये क्वेश्चन से लेकर ये 5 ट्रांजेक्शन, ठीक है। ऊपर जो मैंने समझाया वो पूरा बैलेंस शीट बताया कि कौन सा एसेट होता है, कौन सा लायबिलिटी होता है, कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, वो सब बताया। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन कैसे आता है वो बता दिया। अब इस चैप्टर में हम लोग आंसर कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ। इस चैप्टर का आंसर लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाते हैं। इस चैप्टर का आंसर लिखने के लिए हम लोग इस तरीके के वर्किंग नोट्स बनाते हैं। पहले सीधा अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्लेन नहीं करते हैं, पहले इस तरीके के वर्किंग नोट्स बनाते हैं, ठीक है। अब इस वर्किंग नोट्स में कौन से कॉलम होते हैं वो देख लो। सीरियल नंबर, नेम्स ऑफ अकाउंट्स अफेक्टेड, डेबिट और क्रेडिट, टाइप ऑफ अकाउंट, रीजन कि हमने क्यों डेबिट किया या क्यों क्रेडिट किया, और अमाउंट। इस तरीके के आपको 1 2 3 4 5 6 सीरियल नंबर को गिनो तो 6 कॉलम बनाने होते हैं, अगर आप सीरियल नंबर को गिनते हो तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के 6 कॉलम्स बनाने होते हैं। और हर एक ट्रांजेक्शन में हमको ए पार्ट और बी पार्ट, ए पार्ट मतलब हमेशा डेबिट वाला इफेक्ट लिखना होता है और बी पार्ट मतलब हमेशा क्रेडिट वाला इफेक्ट लिखना होता है। तो इस चैप्टर में पहले ये वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं, ये वर्किंग नोट्स होंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 1 2 3 4, इसके बाद यहाँ पे 5 आएगा, ट्रांजेक्शन नंबर 1 2 3 4 5। तो मैं सबके 2 इफेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, वो सब यहाँ पे आएगा। इसके बाद हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अफेक्टेड, के कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट होंगे हमारी ट्रांजेक्शन से, कौन से एसेट्स ऐसे हैं और लायबिलिटीज ऐसे हैं जो हमारे 5 जो ट्रांजेक्शन है उनसे इफेक्ट होगा, एसेट्स पे और लायबिलिटीज से। फिर हम लोग ये वाला स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इस तरीके का एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ये मेन स्टेटमेंट है जिसका आपको मार्क्स मिलेंगे जिसके मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर ट्रांजेक्शन आपको क्वेश्चन में ही कॉपी करना है, फिर यहाँ पे सारे अलग अलग एसेट्स के कॉलम्स बनाने, फिर सारे अलग अलग लायबिलिटीज के कॉलम्स बनाने, और फिर कैपिटल का एक ही कॉलम होता है। तो पहले सारे अलग अलग एसेट्स के कॉलम्स बनाने हैं, लाइंस ड्रॉ करनी है वर्टिकल कॉलम्स, उसके बाद लायबिलिटीज के कॉलम्स, और उसके बाद एक कॉलम कैपिटल का। और आपको मालूम है लास्ट में आपको मालूम है ए शुड बी इक्वल टू सी प्लस एल, ए शुड बी इक्वल टू सी प्लस एल, मतलब एसेट्स का जो टोटल होना चाहिए वो उतना ही होना चाहिए जितना कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का टोटल है। इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, ए इक्वल टू सी प्लस एल। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन मार्क्स इस स्टेटमेंट के हैं, ये स्टेटमेंट जो बनेगा इसके मार्क्स हैं, लेकिन उसके पहले सारे वर्किंग नोट्स और ये सारी लिस्ट ये सब बनाना पड़ेगा। सुनते जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 ट्रांजेक्शन्स थे, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 ट्रांजेक्शन्स थे इनका एक एक करके पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, देखेंगे क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, क्यों डेबिट क्रेडिट होता है। सुनना ध्यान से, बहुत टिपिकल है, देखते रहना। अब ये ओनर मिस्टर एक्स कमेंस्ड अ न्यू बिजनेस विद कैश ₹80,000। तो ये पहला आंसर हमारा वर्किंग नोट्स में। अगर ओनर ने नया बिजनेस स्टार्ट किया और ₹80,000 कैश लेके आया तो डेबिट होगा कैश अकाउंट, डेबिट होगा कैश अकाउंट। अब कैश का टाइप होता है एसेट, कैश का टाइप होता है एसेट अकाउंट। अब 99% सारे क्वेश्चंस में पहली ट्रांजैक्शन यही होती है कि ओनर जो है वो कैश लेके आया ₹80,000 अपने घर से और बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसमें हमेशा कैश हमारे बिजनेस में आया। हम अकाउंट्स किसके बनाते हैं, ओनर के, बिजनेस के नहीं। हम अकाउंट्स बनाते हैं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, हम अकाउंट्स किसके बनाते हैं, बिजनेस के। हम बिजनेस हैं, ओनर नहीं। तो कैश आया बिजनेस में, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश का टाइप है एसेट, और कोई भी एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो एसेट, कैश बैलेंस हमारा एसेट है तो कैश बैलेंस इंक्रीजेस, और कोई भी एसेट जब बढ़ता है इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, कैश बैलेंस
इंक्रीजेस, कैश बैलेंस इंक्रीजेस। अच्छा, कितनी अमाउंट लेके आया ओनर अपने घर से? 80,000 रुपीज। तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट, कैश बैलेंस इंक्रीजेस 80,000। दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट होगा वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। कैपिटल एक तरीके की लायबिलिटी है। कैपिटल मतलब ओनर का पैसा, कैपिटल मतलब ओनर का पैसा, हम ओनर नहीं है, तो कैपिटल मतलब ओनर का पैसा। लायबिलिटी हमारे बिजनेस की, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इसका टाइप होता है कैपिटल अकाउंट। अच्छा, टाइप में कितने टाइप्स होते हैं? टाइप ऑफ अकाउंट में कितने टाइप्स होते हैं? मैक्सिमम 5 टाइप होते हैं। एक्सपेंस इनकम, एसेट लायबिलिटी और कैपिटल। एक्सपेंस इनकम, एसेट लायबिलिटी और कैपिटल, ये 5 ही टाइप होते हैं। अब कैपिटल जब बढ़ेगा या लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होती है, तो कैपिटल इंक्रीज हुआ हमारा, कैपिटल इंक्रीजेस। कोई भी लायबिलिटी या कैपिटल जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, ठीक है। और अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से करो, ट्रेडिशनल अप्रोच पुराने अप्रोच से करो तो ओनर इज द गिवर, ओनर इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल हो जाएगा इंक्रीज, कितना? 80,000। डन, यहां तक फिर भी मैं बोलूंगा इजी था। अब जो 4 ट्रांजेक्शन्स मेरे को समझानी थी, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट वाली, यहां से शुरू करते हैं, सुनना ध्यान से। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, मतलब ऐसी सैलरी जो हमको पे करना बाकी है, ऐसी सैलरी जो हमको पे करना बाकी है। अब सुनना ध्यान से, ये जो बैलेंस शीट होती है हमारी, जो बैलेंस शीट मैंने आपको समझाई, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड होता है, लायबिलिटी साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड होता है, और एसेट साइड जो होता है वो डेबिट साइड होता है। लेकिन कभी भी आप लोगों ने भूल से भी, कभी भी जिंदगी भर भूल से भी लायबिलिटी साइड के नीचे ऐसा ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा तो आपके टीचर या प्रोफेसर आपको 0 मार्क दे देंगे। बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी में लायबिलिटी साइड लिखना, लायबिलिटी लिखना, लेकिन ये भूल से क्रेडिट कभी नहीं लिखना। अगर आपने ये क्रेडिट लिख दिया तो आपको पूरी बैलेंस शीट का 0 मार्क दे देंगे। अगर आप लोगों ने ये क्रेडिट या डेबिट लिखा ना बेटा, तो आपके टीचर्स प्रोफेसर आपको 0 मार्क दे देंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड होती है। तो जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड होती है, एसेट साइड मतलब डेबिट साइड होती है, बट ऐसा कभी एग्जाम में लिखना नहीं। अब ये वीडियो लेक्चर आधे मिनट में एंड होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बट जितना मैंने इस वीडियो लेक्चर में बताया, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, इतना सब लोग लिखना, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे मैं समझाता हूँ। ये एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, अच्छी तरह से लिख लेना, फिर और आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा।